बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। नया हफ्ता है, नई उमंगें हैं, नई उम्मीदें हैं और नई एनर्जी भी हम देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा एनर्जी इस वक्त देखी जा रही है लाहौर के क्रिकेट दीवानों के अंदर, क्योंकि लाहौर के अंदर इवेंट तो आ चुका है, लेकिन अफसोस की बात यह है शाल, लाहौर इवेंट से बाहर हो ओह माय गॉड, ये तकलीफ दे बात है हमारे लिए। लेकिन बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो 11वें एडिशन के फाइनल के लिए हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शायकीन को स्टेडियम में आकर मैच देखने के लिए उन्हें इजाज़त दे दी है। और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि फैंस में जोशो खरोश की एक नई लहर दौड़ गई है। क्या ही अच्छा होता अगर लाहौर कलंदर्स भी फाइनल तक पहुंचते और हम लाहौर कलंदर्स को भी खेलते हुए देख सकते, तो हमारा खून और बढ़ जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस माशाल्लाह से इतनी शानदार रही है कि वो इवेंट में अब मौजूद नहीं है, इवेंट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक उन्होंने वज़ीर आज़म से ख़ुसूसी तौर पर दरख्वास्त की थी कि फ़ाइनल मैच में तमाशाइयों को आने की इजाज़त दी जाए, जिसे वज़ीर आज़म ने ना सिर्फ सुना है बल्कि उसकी भरपूर हिमायत भी की है। और अब मैच देखा जाएगा स्टेडियम के अंदर। आप जाएंगे? बिल्कुल जाना चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी टीम्स भी हमारी हैं, अच्छा मैच देखने को मिले और जो यकीनी तौर पे अच्छा खेलेगा वही इवेंट के अंदर रहेगा भी और वही ट्रॉफी भी उठाएगा। तो फ्रेंचाइज ऑनर्स की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखा गया है। बिलाखिर ये फैसला हो गया और फैंस इस तारीखी मुकाबले का लुत्फ अब स्टेडियम में बैठकर उठा सकेंगे। तो PSL 11 का फाइनल 3 मई को लाहौर के तारीखी कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब नाज़रीन, इस बड़े मुकाबले के लिए टिकटों की फरोख्त और कीमतों का भी बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल जी, और PCB के एलामिया के मुताबिक ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज शाम 4 बजे से pcb.tcs.com.pk पर शुरू होगी, जबकि फ़िज़िकल टिकट कल अब सुबह 10 बजे से लाहौर के 18 जो मुंतखब TCS एक्सप्रेस सेंटर्स हैं वहाँ पर दस्तियाब होंगी। तो अगर कीमत की बात करें तो जनरल जो इंक्लोयर है उसकी टिकट 1500 रुपये मुकर्रर की गई है। फर्स्ट क्लास इंक्लोयर की 2000 रुपये टिकट है, जबकि इसी तरह से कीमतें आगे आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो आपको प्रीमियम इंक्लोयर मिलेगा वो टिकट 4000 मिलेगी। आप अगर मैच एंजॉय करना चाहते हैं तो फिर VIP इंक्लोयर ना भी हो, चाहे स्टैंड्स पर भी हो, आप 1500 का टिकट खरीद कर भी इंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जाइए अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ और इस इवेंट को एंजॉय कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, आज की टॉप 5 स्टोरीज की बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तज़किरा होगा अमरीकी वफ़द पहुंचा नहीं, ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। मुज़ाकरात का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। और फिर हम बात करेंगे वाइट हाउस में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, अमरीकी सदर महफूज रहे, हमलावर पकड़ा गया। वाइट हाउस में फायरिंग मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकती, ट्रंप की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, फायरिंग किसकी जानिब से की गई, इस सब पर भी तफसील से जायजा लिया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। और उसके बाद बात होगी एल नैनो की। मई में आमद की पेशगोई कर दी गई है। ये एल नैनो है क्या, इस पर बात करेंगे। गर्मी की शिद्दत में इजाफे और बदलते मौसम के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान समेत दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे। उसके बाद बात होगी PSL 11 की। लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर, हैदराबाद किंग्समैन ने क्वालिफाई कर लिया। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे कि आखिर फाइनल तक कौन सी टीम पहुंचने जा रही है, ट्रॉफी किसकी होगी, इसका भी जायजा लेंगे। और आखिर में बात होगी कि आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं। तो ये सारी जो अहम चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं, हम टॉपिक्स आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले तज़किरा होगा मशरिक़ वुस्ता का, जिसकी बदलती हुई सूरत हाल एक अहम सिफारती पेशरफ्त सामने आ चुकी है, जहाँ अब्बास इराक़ची दूसरी बार पहुँचे हैं वफाकी दारुल हुकूमत। पहले वो पाकिस्तान आए, फिर वो ओमान गए और ओमान से फिर एक बार दोबारा से पाकिस्तान आए। और इस दौरान एक पेशरफ्त ये हुई कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान आने से डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। और फिर जो प्रेस डिनर पे गुज़श्ता रात हुआ है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अब भी ये कह रहे हैं, जो उम्मीद अफजा बात है वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, लेकिन जो प्रेस डिनर में फायरिंग हुई है उसको भी उन्होंने कहा है कि इसका ईरान जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इस तरह के हमले मुझे ईरान के साथ जंग जीतने से भी नहीं रोक सकते। तो आखिर क्या वो जंग करना चाहते हैं या मुज़ाकरात चाहते हैं, और इस सारी सूरत हाल में ये मुज़ाकरात आखिर होंगे कब, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफर साहब, माहिर मशरिक़
वस्ती अमूर और रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब भी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे मंसूर जाफर साहब की जाने। मंसूर जाफर साहब, ये जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, बार बार मुज़ाकरात का टाइम दिया जा रहा है और एक्सपेक्टेड था कि इस वीकेंड पर शायद मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन हमने देखा कि मुज़ाकरात की बात बनती हुई नज़र नहीं आई और फिर जो हमला डोनाल्ड ट्रंप पर या JD वैंस पर हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है। इस तरह का हमला खुदा न खास्ता कोई सानहा भी पेश आ सकता था। इसको वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान में वाज़ेह हो गया कि इसको ईरान के साथ ना जोड़ा जाए, लेकिन फिर इसके पीछे कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं, कौन से अनासर हो सकते हैं और क्या कहीं ये मुज़ाकरात को सबूताज़ तो नहीं कर देगा ये हमला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो आपके सवाल के पहले हिस्से का ताल्लुक है तो मुज़ाकरात का अमल मुसलसल जारी है। जो इस नौइयत की स्ट्रेटजी इस वक्त ईरान ने अपनाई हुई है, उसका मकसद उन बॉटलनेक्स को हल करना है, उन अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अमेरिका तक दो टोक अल्फाज में पहुँचाना है कि जो ईरान का बुनियादी मकसद है और ख़ास तौर पे वो इन मुज़ाकरात के ज़रिए जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है। क्योंकि मुज़ाकरात की बेस पे बैठ कर तो वो उस अंदाज से शायद चीज़ों का तबादला ख्याल नहीं हो पाता जिस तरीके से अब उन्होंने एक अपना डोजियर बना के पाकिस्तान हुकूमत के हवाले किया है कि वो एज ए इंटरलोकेटर इसे मुतल्लिका फरीक तक पहुँचाएँ। और इस दौरान उन्होंने यकीनन अपने दीगर स्टेक होल्डर जो उन्होंने इस दौरे से पहले ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि हम अपने दीगर शराकतदारों को, अपने हमसायों को वैल्यू करते हैं और दीगर शराकतदारों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। आपके इल्म में है कि ईरान का उनके साथ आबना हुर्मुज़ में और ओमान का उनके साथ आबना हुर्मुज़ में भी एक लिहाज से शेयरिंग है। और फिर मुज़ाकरात के हवाले से चाहे वो 2015 के हों या अभी रिसेंट मुज़ाकरात जिसमें ईरान पर हमला किया गया, उन तमाम में ओमान का बड़ा अहम किरदार रहा है। और इसी तरीके से वो रूस को भी नहीं भूलना चाहते क्योंकि रूस की उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक जो भी लिंकेज कह लीजिए और एक दूसरे के लिए उन्होंने जिस अंदाज से दफाई सामान भी बल्कि खुद ईरान की तरफ से ड्रोन्स तक जो भेजे जाते रहे हैं रूस में यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने ऑन बोर्ड करने के लिए आज वो शायद मॉस्को जा रहे हैं। मॉस्को मुलाकात है उनकी पुतिन साहब से। दूसरा आपका सवाल का हिस्सा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पर हमला हुआ है इसके क्या मुज़मरात हैं। इसके मुज़मरात के हवाले से तो उन्होंने अपनी इब्तदाई वजाहत तो यही की है कि ये ईरान के साथ लिंक ना किया जाए, लेकिन अगर आपने उनकी जो पहली ट्वीट उन्होंने की है उसको अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलता है कि उन्होंने कहा है कि ये मेरी पॉलिसियों, ऐसी पॉलिसियों का नतीजा, मेरी पॉलिसियों का नतीजा है। यानी जो पॉलिसियां उन्होंने अपना रखी हैं, यकीनन दाखिली तौर पर भी उन पॉलिसियों से बहुत से लोग नाला है। सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर में नहीं या मुतासरा फरीक नाला नहीं है, बल्कि दाखिली तौर पे भी उनके यहाँ मुजाहरे हो रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी तो मंसूर साहब ये हो सकती है, लेकिन क्या कोई सिंपैथीज के लिए या फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी इसे कहा जा सकता है? इतने सिक्योरिटी के पैराहे के अंदर किस तरह से वो गन्स लेके या खंजर लेके अंदर दाखिल हो गया, फिर इतने करीब से उसने फायर्स भी कर दिए, डोनाल्ड ट्रंप के एक्सप्रेशंस, ये सब कुछ जो हो रहा है ये नॉर्मल था? जी, उससे पहले अगर आप देखें कि जिस अंदाज से उन्होंने इस वाक़े को पेश किया, यानी ख़ासतौर पे उसके बाद जो तहकीकात सामने आई है उसमें बताया गया ये हमलावर है, ये लोन वुल्फ था, यानी अकेला ही इसने कार्रवाई की है, तो इसके साथ दीगर लोग नहीं थे। फिर उसके साथ साथ उन्होंने एक तरीके से ये और फिर उनके यहाँ जो एक गन कल्चर वहाँ पे फैला हुआ है, ये भी उसकी अक्कासी करता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और ख़ासतौर पे खुद उनकी अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट पर भी एक सवालिया निशान है कि दुनिया बिल्कुल ये सवालिया निशान तो है, लेकिन इसका जवाब शायद ही कभी आ सके क्योंकि इससे पहले जब इंतखाबी कैंपेन में थे। जी, उसके साथ साथ उनकी तरफ से ये कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या इस नौईयत की कार्रवाई जो है, मैं समझता हूँ कि अगर तो अमेरिका और अमेरिकी क़यादत ने इस वक्त अपनी साख को इस नौईयत के खुद साख्ता हमले करवा के बहाल करना है, तो मैं समझ रहा हूँ कि फिर तो आप समझ लीजिए कि अमेरिका में वो जो एक डेमोक्रेसी जो परफॉर्मेंस उसकी बेस पर जो वोट मिलते थे वो तो अब खत्म हो गया। बिल्कुल और अब उनको अपनी इज्जत के लाले पड़ गए हैं। तो इसी हवाले से दोबारा भी आपसे बात करेंगे। हमारे साथ रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब भी मौजूद हैं। रिजवी साहब, आपके ख्याल में पहले आप इसी पर रोशनी डाल लीजिए, सिक्योरिटी लैब्स तो है ही, लेकिन क्या ये सब कुछ नेचुरल है, उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ है, या फिर सिंपैथीज़ के लिए, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन भी सर पे हैं और गैर मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। सवालिया निशान तो बहुत से पहुंच रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ कैसे, और टाइमिंग फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इलेक्शन कैंपेन से पहले उन पर जानलेवा हमला हुआ और अब मिड टर्म इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं जुनैद, ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसमें लगती है। यही है कि ये इसकी जो टाइमिंग है वो ऐसी ही है
कि ये सारा कुछ, लेकिन मेरे ख्याल में एक जनरल जो बात कर रहे थे मंसूर साहब भी, कि एक विद इन अमेरिका बहुत, क्योंकि देखें फैक्ट ऑफ द मैटर वो यही है कि एक अटैक, एक इंसिडेंट हुआ है। अब उसके क्या मुज़मरात हैं, बेशक उनको पीछे ज़्यादा एनालाइज करेंगे वो लोग, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक तो ये सबको मैसेज मिलता है कि लोग उनकी जो प्रेजेंट पॉलिसीज हैं वो उनसे खुश नहीं हैं, एंड यही चाहते हैं शायद कि ही शुड फिक्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो उसने क्रिएट की हैं। तो ये एक मेरे ख्याल में ज़्यादा इसका तासुर हमें मिल रहा है। बाकी जो वो आदमी अकेला ही ऑपरेट कर रहा था वो भी जी। इस्टेब्लिश हो गया हुआ है, लेकिन ये वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो इतने एमिनिशन के साथ अंदर, और ये भी इतने कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी के, तो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे रिजवी साहब, उन्होंने कुछ ज़्यादा इस बार सिक्योरिटी इंतजामात कर ही नहीं रखे थे। सिर्फ इनविटेशन को देखते हुए जितने भी हाज़रीन महफिल थे उन्हें आने दिया जा रहा था, ना तो उनकी कोई आईडी कार्ड ना कोई और तलाशी ली गई। और फिर ये भी तो कहा जा रहा है कि इजराइल को भी तो एक खौफ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चले गए तो फिर उनके मकासद को कौन पूरा कर पाएगा। बिल्कुल, ये बहुत एक आपका अहम नुक्ता है। मेरे ख्याल में इसको इस एंगल से देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये देखना चाहिए कि उसके जाने का बेनिफिशियरी कौन है। ये आपको फिर वो मोटिव बताता है कि उसके पीछे कौन हो सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि देखें सारे अमेरिकन प्रेसिडेंट्स इससे पहले भी रहे हैं और इजराइल उनको कहता रहा है कि हम ईरान पर हमला करते हैं, लेकिन नोबडी पेड अ हीड टू इट। तो ये वो पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने उनके कहने में आ गए कि 48 घंटे में सारी चीज़ें बदल जाएंगी और रेजिम चेंज हो जाएगा और उसके बाद वहाँ सारा कुछ इन दोनों के हक में होगा। वो सब कुछ देख लिया हमने। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन देखें, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फंक्शन है या डिनर है, चाहे आप ये जो भी कह दें, उसके एक लेयर्ड सिक्योरिटी लेवल्स होते हैं और वो बड़े हायर लेवल्स में आपको गुजर के आना होता है। वो आपको विजिबल शायद ना हो इतने, लेकिन वो ये जो ब्रीच है, ये सर्टेनली सम पीपल या कुछ उसमें लोगों का शामिल होना, और 600 अफराद जहां पर मौजूद हों वहां पर रिजवी साहब सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर ना रखना, जहां पर नायब वज़ीर आज़म दोनों वहां पर मौजूद हों, वहां खातून अव्वल भी वहां पर मौजूद हैं, और इसके बावजूद सिक्योरिटी लैब का हो जाना, इससे साबित हुआ कि अमेरिका के जैसे मुल्क के अंदर भी कोई महफूज नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप या अगर जेडी वेंस के ऊपर अटैक हो सकता है तो फिर वहां पर भी किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। मैं आऊंगी मंसूर जाफर साहब आपकी जानिब। जिस तरह से कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल ने वहां पर अटैक किया और अभी तक एक ही बंदे का भी साबित हुआ है कि उसने अटैक किया, अब उसके पीछे ये अटैक करवाया किसने, कौन से अवामिल कार फरमा थे या किसकी इमा पर उसने किया, अभी तक इसकी तहकीक या छानबीन की जा रही है, या फिर इसको उतना सीरियस शायद नहीं लिया जा रहा, सिर्फ एक बंदा पकड़ा गया, उसी के ऊपर कार्रवाई जो मुकम्मल कर ली गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई, जिससे लगता ही है कि शायद ये एक अपनी फिर से पब्लिसिटी वापस लेने का या अपनी मकबूलियत को मजीद बढ़ाने का या फिर एक सिंपैथी गेन करने का एक स्टंट हो सकता है। अगर हम जिस तरह से अपोजिशन जमातों को देखें तो अपोजिशन भी नाला है, अपने भी उनके इत्तेहादी नाला हैं। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की बनती तो किसी के साथ नहीं है, तो क्या ये समझा जा सकता है कि ईरान तो नहीं हो सकता, इजराइल हो सकता है, या अमेरिका के अंदर से ही अपोजिशन जमात से कोई हो सकता है जिसके इमाम पर यह किया गया हो? जी, अभी जो इब्तदाई तहकीकात आई हैं उसके ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया प्रोफाइल और इन चीज़ों को एनालिसिस के बाद उसमें दो चीज़ें अभी इस्टेब्लिश हुई हैं। एक तो ये है कि उसने हुकूमती पॉलिसी जो है उस पर कुछ इख्तलाफी ट्वीट्स, कुछ इख्तलाफी राय का इजहार अपने मुख्तलिफ पोस्टों में कर रखा था। इसी तरीके से उनके बारे में जो बड़ी दूर की कौड़ी लाए हैं इस वक्त तहकीककार, वो ये बताते हैं कि उन्होंने जो गुज़श्ता इंतखाब में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुखालिफ उम्मीदवार थी कैमला हैरिस, उनको $25 जो है वो जो इंतखाबी मुहिम में डोनेशन दिए जाते हैं वो भी दिए थे। अच्छा। तो अब ये एक लिहाज से जो उनकी दाखिली पॉलिसियों के हवाले से या जो दाखिली चैलेंजेस आप कह सकते हैं, जो डांडे उसके मिलाने की कोशिश है कि शायद इसमें कोई सियासी मुखालफिन शामिल हो। दूसरा, आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर एक तो मैंने निशान दी कि गन कल्चर वहाँ पे मौजूद है, और दूसरा वहाँ पे उनका जो हॉलीवुड है वो जिस अंदाज से
क्राइम को और इस तरह की चीजों को बहुत फैसिनेट करके, बड़ा ग्लैमराइज करके पेश करता है अपनी मूवीज के अंदर। जी माजी में भी जब रोनाल्ड रेगन पर हमला हुआ था, तो वो भी, उनका हमलावर भी किसी ऐसी ही फिल्मी अदाकारा के इश्क में मुब्तला था कि जो अपने मुल्क के सदर पर हमला करने वाले नौजवान के साथ बहुत प्यार मोहब्बत में उसका सिलसिला बन जाता है। तो उसने उससे मुतासर होकर डोनाल्ड रेगन पर जो हमला कर दिया। फिर दूसरा, ये नौजवान खुद जो है ये डबल मास्टर्स है कंप्यूटर साइंस और जी हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और ये गेम डेवलपर है। और गेम आपको डेवलपर इल्म भी है, है कि कैलिफोर्निया से आजकल इसका अमेरिका ताल्लुक के है। अंदर कैसी गेम्स बनती हैं, उसमें हाँ जी, इसी तरीके से कि आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल, वायलेंस पे और वो उकसाते हैं। बच्चों को भी वायलेंट तो ये बनाती है। अच्छा जी मंसूर साहब, एक चीज़ बड़ी वायरल हो रही है, वो है तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का वो बयान, जिसमें वो अज़राए मज़ाक ये कह रही हैं कि आज गन शॉट्स भी चलेंगे। तो ये मजाक में था या कोई दिया गया है? इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, अपने नाज़रीन को ये गुफ्तगू सुनाते भी हैं और ये काफ़ी दिलचस्प है, सुनिए। अच्छा जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कैरोलिन की ये गुफ्तगू, वो कहती हैं कि मुज़हका खेज भी होगी, मज़ाहिया भी होगी, बड़ी फायर शॉट्स भी होंगे, बड़ी अच्छी बिल्कुल होगी, लेकिन मज़ाहिया तो नहीं हुई तकरीब, क्योंकि उसमें वो खिताब कर ही नहीं पाए। लेकिन गन शॉट जिस तरह से वो इसका बाद इस बात का इजहार भी करती हैं, उसी तरह से हमने देखा कि एक फिल्मी अटैक हुआ वहाँ पर, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप साहब को वहाँ से निकाला गया, उससे पहले जेडी वैंस को निकाला गया। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? क्या कहा जा सकता है कि प्री प्लान किया गया, जिस तरह से कैरोलिन भी इसका इजहार कर रही हैं? देखिए जी, जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, जैसे व्हाइट हाउस के मकीन हैं, वैसे व्हाइट हाउस के गैर संजीदा तर्जुमान हैं। उनकी तरफ से इस नौयत की जो अपनी तरफ से बड़ी उन्होंने दुर्फितनी छोड़ी है और बड़ा कोई मज़ाहिया माहौल पैदा करने, दरअसल वो आजकल खुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में एक बड़े खुशकुन माहौल से गुजर रही हैं, मरहले से गुजर रही हैं, जिसका ऐलान उन्होंने खुद अपनी एक मीडिया ब्रीफिंग में किया था कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग और छुट्टी पर जा रही हैं। तो मेरा ख्याल उसी मौज मेले में, उसी मस्ती में उन्होंने इस नौयत की बात कर दी है। तो इसके ज़ाहिर है अब वाक़या होने के बाद इस नौयत के डांडे मिलाए जा रहे हैं। तो वही डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरह खुद कुछ सोच कर नहीं बोलते हैं, तो उनके तर्जुमान भी इसी तरीके से बगैर सोचे ही अपनी अपनी बातें कह देते हैं और बाद में फिर उन्हें इस मंसूर साहब, जिस तरह के एक्सप्रेशंस थे डोनाल्ड ट्रंप के, काफ़ी मंझे हुए अदाकार लगते हैं। अगर वाकई में एक्टिंग थी, उठते ही थोड़े 2 कदम लड़खड़ा के गिर जाना, फिर उसके बाद उनको उठाए जाना, और जिस वक्त फायरिंग हो रही थी बिल्कुल मुतमईन बैठे हुए थे, जिस तरह उनको पता ही नहीं चला। तो ये सब कुछ भी स्क्रिप्टेड था। और उनसे पहले खातून अव्वल का झुक जाना, टेबल के नीचे हो जाना, डोनाल्ड ट्रंप बड़े मुतमईन बैठे हुए थे उस दौरान भी। जी, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने विजुअल दूसरे देखे होंगे जिसमें बड़े ही वॉयलेंट अंदाज में जो जेडी वैंस साहब है उनको ग्रैब करके बाहर निकाला जाता है, तो उससे लगता है कि प्लान नहीं था, क्योंकि उनको नहीं पता था कि फायरिंग होनी है। उन्हें जिस अंदाज से, बड़े, मैं तो समझूंगा बहिमाना अंदाज से निकाल के बाहर ले गए, और उन्होंने भी जो मुड़ते हुए नहीं देखा कि उनके साहिब सदर जो हैं वो जिंदा भी हैं कि मर गए हैं। काफी नफ्सा नफ्सी की सूरत आती है। अच्छा, रिजवी साहब भी काफी एंजॉय कर रहे हैं इन सारी बातों को। तो रिजवी साहब, ये प्लान था, स्क्रिप्टेड था, या फिर कुछ लोगों को बताया गया था, बॉसों को नहीं पता था? आपको क्या लग रहा है? ये जो पॉइंट आउट हो रहा है वो तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, और एटलीस्ट उनको पता था कि ये होने वाला है। शायद जेडी वैंस वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत हमें असल जो टॉपिक है वो ये है कि आगे जो मुस्तकबिल है। जी जी जी, बिल्कुल। असल मुद्दा तो यही है कि मुज़ाकरात की क्या पेश वो क्या है, उस पे आपकी राय क्या शेप। जी 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 जी, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। वो मेरे ख्याल में, देखिए, दोनों आसाबी जंग में मसरूफ हैं। ये हर कोई दूसरे पर साइकोलॉजिकल असेंडेंसी गेन करना चाह रहा है। और दूसरा जो पार्ट इस वॉरफेयर का रह गया है कि देखें, जब काइनेटिक ऑपरेशंस हॉल्ट हो गए हैं, जंग नहीं है जारी दोनों फरीकैन में, तो अब वो उसके दो हमें ज्यादा वो नजर आ रहे हैं। एक तो साइकोलॉजिकल डोमेन में है और दूसरा इकोनॉमिक डोमेन में। अब जो हॉर्मुज़ है उसके क्लोजर से जो इस वक्त पूरी दुनिया में एक किस्म का हिजान मौजूद है, एनर्जी प्राइसेस की राइज है। आगे ये भी याद रखिए कि इन्होंने मई 14-15 में जाना है टू चाइना। तो अब मेरे ख्याल में, और इनको ये पता है कि वहां जाने से पहले ही हैज टू रिजॉल्व दिस इशू। दूसरा, ये जो इशू है, ये इसकी कोई दूसरी ऑप्शन नजर नहीं आ रही कि दिस विल अगेन कंटिन्यू, बिकॉज उसकी कॉस्ट बहुत हाई है अगर जंग दोबारा छिड़ती है। तो मेरे ख्याल में वक्त इनके पास कम है और एक डिसीजन पे आना चाहिए।
दूसरी तरफ ईरान जो है उसको भी थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह और के दोनों इराक की अगर साथ लचक नहीं दिखाएंगे तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अभी 14 मई को जिस तरह से हम बात करते हैं कि चाइना का विजिट भी डोनाल्ड ट्रंप का, तो उससे पहले इन मुज़ाकरात को कामयाबी से पाए तकमील तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी हो चुका है। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफर साहब, माहिर मशक़ वस्ती अमूर हमारे साथ मौजूद थे। रियल एडमिरल रिटायर्ड नवीद रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। दोनों मेहमानों ने खूबसूरत तज़िया दिया है। हम इस उम्मीद के साथ ही दुआगो भी हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, जल्द से जल्द इन मुज़ाकरात का शेड्यूल तय हो और दोनों फ्री कैन को एक साथ बिठाया जा सके और वेन्यू भी पाकिस्तानी रखा जाए ताकि ये सेहरा जो है वो पाकिस्तान के सर सजे। बिल्कुल, पाकिस्तान ने बड़ी संजीदा कोशिशें की हैं और पाकिस्तान अब भी इन कोशिशों में मसरूफ़ है। देखते हैं इसका नतीजा कब निकलता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पर बात होगी। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त दुनिया को मौसमियाती तब्दीली का सामना करना पड़ रहा है। हम भी क्लाइमेट चेंज के असरात झेल भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम के बदलते रुझानात के दरमियान एक नई रिपोर्ट में एक नई टर्मिनोलॉजी भी है, या टर्मिनोलॉजी पुरानी है लेकिन बहुत से लोग इससे नावाकिफ़ हैं। वो है एल नीनो। ये एल नीनो नामी मौसमी निज़ाम मई के अवाइल में दोबारा से ज़ाहिर हो सकता है, जिसके नतीजे में आलमी दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा और इसके साथ साथ मौसम की शिद्दत में भी इजाफा मुतवक्के है। जनाब बिल्कुल जी, तो ये एल नीनो दरअसल बहरुल काहल में पैदा होने वाला एक कुदरती मौसमी चक्कर है जो हर 2 से 7 साल के दरमियान सामने आता है। और ये निज़ाम जो एल नीनो जिसे हम कह रहे हैं, ये लानीना के मराहल के दरमियान से भी घूमता रहता है। और एल नीनो के दौरान कहा जाता है कि समंदर के पानी का दर्जा हरारत ख़ास तौर पर वस्ती और मशरकी बहरुल काहल में बढ़ जाता है, जिससे हवाओं का निज़ाम भी मुतासर होता है और फिर दुनिया भर में बारिशों और दर्जा हरारत का जो एक पैटर्न है वो बदल जाता है। और हमने पिछले साल भी देखा कि अनएक्सपेक्टेड बारिशें हुई, प्री मानसून, मानसून और अभी भी देख लीजिए। चले। अभी हम अप्रैल के महीने में देख रहे थे कि अभी तक बारिशें हुई थी, एक हफ्ते से गर्मी की आमद हुई है। तो अब जो एक हफ्ते से हमें गर्मी की शिद्दत महसूस हुई है, ये कब तक जो है यूं ही जारी रहेगी। और फिर ये भी बताया जा रहा है आलमी मौसमियाती इदारे की जानिब से कि 21 अप्रैल को जारी होने वाली ये रिपोर्ट मई से जुलाई के दरमियान एल नीनो के बनने के इम्कानात वाज़े कर रही है। तो हम जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सुहेल मकबूल साहब, माहिर मौसमियाती आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको सुहेल साहब। और सुहेल साहब, ये जो एल नीनो है ये असरअंदाज होगा इस बार भी प्री मानसून, मानसून और फिर ओवरऑल पूरी गर्मियों पर ही, लेकिन गर्मी की शिद्दत जो अभी हमें महसूस हो रही है ये भी कहीं एल नीनो की वजह से तो नहीं है? बहुत शुक्रिया जी मुझे दोबारा से मदऊ करने का। हमने ये आपको याद होगा कि पिछले यही मार्च अप्रैल में इसी जो है ना मसले पे हमने बात की थी। तो इस साल फिर से वही मसला आ रहा है और ये है कि अभी हम 24-25 के एल नीनो के आखिरी दौर में हैं और जो है 26 का अगला एल नीनो जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वो चल पड़ा है। अब इसका जो है असर पाकिस्तान पे बहुत गहरा है जी, क्योंकि इसके 3 जो है ना चीजें हैं, जिसका एक तो हो गया ना क्लाइमेट चेंज, तो वो मेरा अपना सब्जेक्ट है, वो तो है, वो मैं पहले भी बहुत तफसील में बात कर चुका हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि एक आम पाकिस्तानी के लिए इसको समझना ज़रूरी है कि 3 चीज़ों पे इसका असर होगा। इसका असर मुआशी, ग़िज़ाई और तवानाई, मतलब ये तीनों चीज़ों पे ये इसको आप समझ लें कि पॉली क्राइसिस बनेगा, ये असरअंदाज होगा। मैं आपको ये बताऊं कि ग़िज़ाई तो जो है ना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग़िज़ाई में ये होता है जी कि जो एल नीनो है ना, वो एक तो ये कि मानसून को वो 10 से 30% तक कम कर सकती है। तो इसमें ये होगा कि पानी कम होगा। हमारे पास ऑलरेडी 30 दिन का हमारे पास पानी का मौजूद है, आप ज़ख़ीरा कह लें या कोटा कह लें, ठीक है जी। तो अब इसका जो है पानी का कम होना, ये तीनों चीज़ों पे टच करता है। ज़राअत जो है वो हमारी जीडीपी की 20% है और ये 40% वो करती है अपना जो है नौकरियों में कंट्रीब्यूट करती है। सो ये बेसिकली जो है कतरकामी की मदद। सुहेल साहब, कहा तो ये जा रहा है, फोकस तो ये कि इस बार भी बहुत शिद्दत के साथ बारिशें होंगी और का खतरा भी पिछले साल से ज़्यादा है। तो क्या एल नीनो में सिर्फ खुशहाली का ही एलिमेंट गालिब आता है या फिर ज़्यादा बारिशें या सैलाबी सूरत हाल भी इसमें क्रिएट हो सकती है?
ये बेसिकली देखें जी, एल नीनो तो सिर्फ आपकी उसकी बात कर रहा है ना, एक फिनोमेना की, लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो ये कहता है कि जी आपकी खुश्क साली और जो है ना बारिशें, ये दोनों साथ साथ होती हैं और इनकी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, इनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से हमारी जो तैयारी है वो बड़ी एक मुश्किल उस अंदाज में होती है कि हमें दोनों को के लिए तैयार होना पड़ता है, हमें खुश्क सैली के लिए भी तैयार होना पड़ता है कुछ इलाकों में। मैं अगर प्रोविंसेस की बात करूं तो सिंध और बलूचिस्तान में ज्यादा असर होगा, इसी तरह ही केपी में और बारिशों का ज्यादा असर होगा। तो ये साथ साथ जब चलता है तो ये क्लाइमेट चेंज बनता है। तो मैं जो एक चीज आपको बता रहा था कि जी जो अगर फसलों में हमारी 5 से 10% भी कमी आई ना जी, तो इससे हमारी महंगाई पे 30 से 40% इजाफा होगा, और महंगाई ही मेन चीज है। अब इसको आप अगर उसको साथ ऐड करें जो ईरान वॉर में हो रहा है, तो ये सब चीजें मल्टीप्लाई करेंगी। या इस मर्तबा ये एक आम नहीं होगा। अभी भी हमें लग रहा है कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्योंकि जो पैटर्न है बारिशों के वो बदलने की वजह से, हवाओं के रुख बदलने की वजह से, गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से हमारी जो फसलों की बुआई है, कटाई है, वो भी काफ़ी मुतासर हो रही है। अच्छा, अगर हम बात कर लें इसी एल नीनो की, तो एल नीनो मई में हमने देखा 2023 से 2024 मार्च तक जारी रहा था। उसके बाद फिर 2024 में भी जब ये शुरू हुआ तो गर्म तरीन साल बना। 2025 में भी बारिशें रहीं, लेकिन ओवरऑल गर्मी का साल उसे कंसीडर किया जाता है, लेकिन बारिशें और सैलाब की सूरत हाल पेश नज़र रही। लेकिन 2026 का साल जो कि अभी साल चल रहा है, इसको हम क्योंकि अभी भी एल नीनो का खदशा है कि दोबारा से शुरुआत उसकी होने जा रही है, तो इसको हम गर्म और मरतूब साल कहेंगे, खुश्क साल कहेंगे, या फिर बारिशों का साल भी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीलियां भी इस पर असरअंदाज होती हैं, तो क्या बारिशें भी आगे लंबी चल सकती हैं? अगर वो भी पैटर्न आप हमारे साथ शेयर कर सकें तो। जी देखें, जहां तक है ना बारिशों का ताल्लुक, ये बारिशों का ताल्लुक लंबा चलना वो एक जो है हमारा एक नॉर्मल मानसून का एक हिस्सा होता है, लेकिन इसकी शिद्दत में इजाफा होना वो मौसमियाती तब्दीली में आता है। तो इसमें आपको शिद्दत में इजाफा नजर आएगा, जिस तरह के जो है खुश्क साली की शिद्दत में इजाफा होगा। ये हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड कम हो, लेकिन इसका जो असर होगा किसान के लेवल पे वो बहुत शिद्दत से होगा। उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है जी। मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर साल हम कहते हैं जी कि प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, हर साल हम ये कहते हैं कि जी वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी 30 से 40% पानी तो ज़ाया होता है। अब अगर हम उसको भी नहीं कंट्रोल कर सकते तो वाटर मैनेज नहीं कर सकते। अगर हम क्रॉप्स इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते जो हीट रेजिस्टेंट हैं, और वो सब चीज़ें हम तैयारी में, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुआ कि हम इन सारी चीज़ों को, जो पॉली क्राइसिस है, इसको हम मिटिगेट कर सके। वो नहीं होगा, इससे महंगाई बहुत बढ़ेगी। मैं आपको पहले प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, क्या क्या काम हो सकते हैं? वाटर रिजर्वायर्स को यकीनी बनाना, डैम्स तो यकीनी तौर पे एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए वक्त भी ज़्यादा दरकार है। जो जंगलों की कटाई होती है, ये जंगलों में आग लग जाती है, ये मामला कितना ज़्यादा इसके अंदर असरअंदाज होता है, और दरख्त लगाने से इस पर किस हद तक काबू पाया जा सकता है सुहेल साहब? जी देखें, पानी का जो है ना, मैंने जैसे पहले कहा कि आपके पास 30 दिन के ज़खायर हैं, और वो भी अगर नॉर्मल जो है पैटर्न चले। अगर आपकी जो है बारिशें कम होती हैं ये एल नीनो की वजह से, तो आपके रिजर्वायर्स फिर से डेड लेवल पे जाएंगे। उससे फिर यह है कि आपकी पानी जो है दरिया सिंध में कम होगा, और डाउनस्ट्रीम तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, सिंध में बिल्कुल नहीं मिलेगा, पंजाब में भी कम मिलेगा, और उससे फिर बहुत फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर 3-4 चीजें अगर हम कर लें, एक तो यह है कि पानी के इंतजाम को हम जो है खरीफ क्रॉप के लिए अगर हम इमरजेंसी प्लानिंग करें तो वो ज्यादा जरूरी है। वो हम कर सकते हैं, हम खरीफ के जो है के लिए इमरजेंसी काम कर सकते हैं। हम जो है अभी भी हम जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को फरोग दे सकते हैं, और वार्निंग सिस्टम्स भी तीसरा मेरा हिस्सा है। और फिर तवानाई की तैयारी देखें जी, तवानाई में हमें बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि हमारी 25 से 30% तवानाई जो है वो वाटर से आती है, पानी से। तो वो अगर कम हुई और फिर गर्मियों में इसकी डिमांड भी बढ़ती है, तो फिर वो आपकी जो है पीछे से फ्यूल आएगा, फ्यूल आ नहीं रहा,
वो फिर आपकी जो है लोड शेडिंग भी होगी और महंगाई में भी इजाफा फिर होगा। हम देखते हैं कि भारत भी पानी बंद कर देता है, हमारे डैम भी खुश्क पड़ने लगते हैं और फिर हम बिजली भी नहीं बना पाते और इसी तरह से क्राइसिस जो है वो जन्म लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं और हम समझते हैं कि हुकूमत को भी इनका पहले से इदराक होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छी प्लानिंग की जा सके। अच्छा, हम लोग ये बचपन से सुनते रहे हैं सुहेल साहब के जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो जहाँ पर पानी मौजूद होता है वो दरिया हैं, समंदर हैं, नहरें हैं, वहाँ पर आबी बहारात बनकर पानी जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद बादल बनते हैं और बादल बरसते हैं। इस बार जो ये एल नीनो है ये जब गर्मी की शिद्दत बढ़ाएगा, समंदरों के पानी गर्म होंगे तो क्या वो आबी बहारात की सूरत में उड़ेंगे और फिर वही बारिश का एक स्पेल या उस तरह से बारिशें बरसेंगी या फिर हीट वेव का खर्चा इस गर्मी की शिद्दत से पैदा हो जाएगा? इसको किस तरह से आप नरेट करेंगे हमारे समझने के लिए, नाजरीन के समझने के लिए? जी बिल्कुल, अगर तो मैं जो है WMO या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल उनके रिपोर्ट्स पे जाऊं और हमारी अपनी भी रिपोर्ट्स हैं, अगर मैं उन पे जाऊं तो गर्मी की शिद्दत बढ़ सकती है और इसमें मतलब है कि बहुत सारी जो मैं चीज़ें पहले कह चुका हूं वो होंगी और इसमें मतलब जो है आपका मॉनसून भी जो ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इंटेंसिटी जो है ना वो मेन चीज है, आपकी बारिशों की भी इंटेंसिटी और आपकी जो लोकल जो होती है ना उस जगह पे वो फिर फ्लडिंग क्रिएट कर देती है, वो एक चीज जो है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी जो रिजर्वायर्स की पोजीशन है वो बहुत ही नाकाफी है। अगर मैं इतना कहूँ कि हमारे पास वाटर स्टोरेजेस बहुत कम है और उसमें भी जो आपकी जो हम जिस पे बहुत नाज करते हैं पुराने सिस्टम्स हैं उनमें ऑलरेडी सिल्टेशन इतनी हो चुकी है कि ये आपको मतलब वो उसी तरह ही है जैसे कि हम पहले सुई गैस पे कहते थे कि जी बहुत गैस है, 100 साल के लिए गैस है। इसी तरह हम पानी के लिए भी कहते थे कि पानी बहुत है, लेकिन पानी हमारे पास अगर आप सही अगर मेजरमेंट्स करें और जो कि हमारे पास कुछ डेटा मौजूद है तो पानी की हमारी बहुत जल्दी हम स्केर्सिटी में जा सकते हैं, उसकी कहत में जा सकते हैं। इससे पहले कि क्राइसिस बढ़ जाए पेशगी इकदाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। सुहेल मकबूल मौजूद थे। एल नीनो नामी ये ख़तरा जिससे हिद्दत बढ़ सकती है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। इससे पहले कि हमें उसके असरात का सामना करना पड़े, चाहे इकनॉमिकली हो या हमारी ज़रात को इससे नुकसान पहुँचे, मौसम में तब्दीली हो, उससे पहले फ़ौरी तौर पर हमें भी और हुकूमत को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। बिल्कुल, और फिर हमारा दुश्मन भी कुछ ऐसा ही है, कभी भी पानी बंद कर देता है तो पानी के छोड़ भी देता है ना जब बारिश की सूरत हाल होती है तो पानी के ज़हायर को हमें मेंटेन करना होगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, हम कहीं मत जाइएगा, दीगर इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन और अभी बात करते हैं PSL 11 जो कि लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए हैं। बड़े दुख के साथ हमें बताना पड़ रहा है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि अब जो फाइनल होगा वो लाहौर के अंदर होगा, चाहे लाहौर कलंदर्स उसमें नहीं खेल रही। लेकिन हम देख रहे हैं कि हैदराबाद किंग्समैन ने क्वालिफाई कर लिया है और हैदराबाद किंग्समैन रावलपिंडीज़ को 108 रन से हराकर प्लेऑफ मरहले में पहुँच चुकी है। तो ये जो किंग्समैन, हैदराबाद किंग्समैन जिसकी हम बात करते थे कि यार जिन्होंने खाता ही नहीं खोल पा रहे थे, बिल्कुल अब वो फाइनली आगे निकल गए हैं, कम से कम लाहौर कलंदर से तो प्लेऑफ के अंदर भी शामिल हो चुके हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर क्या होने जा रहा है, कौन किस पे भारी पड़ेगा, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद याह्या हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। याह्या, हम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में खुशी की बात यह है क्रिकेट फैंस के लिए कि अब ना सिर्फ लाहौर के अंदर मुकाबला होने जा रहा है बल्कि तमाशाइयों के साथ होने जा रहा है। टिकट्स की फ़रोख्त का आगाज़ भी कर दिया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ साथ हमें कहना पड़ता है कि शायकीन के होने के बावजूद लाहौर कलंदर जो कि दिफाई चैंपियन भी था वो इवेंट से बाहर हो गया। कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे डी ट्रैक हो गए और फिर संभल ही नहीं पाए? बहुत शुक्रिया। और देखिए 8 टीमों का टूर्नामेंट है और सिमट कर 4 टीमों तक आया है और फिर 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी और ट्रॉफी एक टीम को मिलेगी। तो वो आपने सुना होगा ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था। लाहौर कलंदर टूर्नामेंट की दिफाई चैंपियन, टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में की और पहले 3 में से 2 मैच वो होम ग्राउंड कदाफी स्टेडियम लाहौर में जीते। लेकिन कराची पहुंचकर ऐसा लगा कि कराची का पानी जो है उनको रास नहीं आया और वो यहाँ पर ना तो जीत पा रहे थे और ना ही उनसे यहाँ पर रन हो रहे थे। और फिर इस टूर्नामेंट में 5 मैच लाहौर कलंदर की टीम जीती और 5 में से 4 मैचों में मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड फखर जमान के हिस्से में आया और एक मैच जो बिना फखर जमान के लाहौर कलंदर खेली वहां पर वो जीती। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो लाहौर कलंदर को सोचने की जरूरत है।
फखर जमान ने जिम्मेदारी को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल किया। लेकिन लाहौर कलंदर जिन दो नामों के ऊपर बैन करती है, उनके पोस्टर बॉय हारिस रऊफ हो गए या टेस्ट फास्ट बॉलर वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी हो गए, उन्होंने अगरचे टूर्नामेंट में 16 आउट किए, लेकिन अहम मौकों पर रन्स लीक करना, उन्होंने खुद भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये हमारी नाकस कारकर्दगी थी। फिर आपने देखा कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा था कि बांग्लादेश के दौरे पर हसीबुल्लाह को आपने क्यों टीम में शामिल नहीं किया। हसीबुल्लाह की कारकर्दगी आपके सामने है। सिकंदर रजा, वैसे सिकंदर रजा लगे नहीं, आखिरी मैच में पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। फिर उसामा मीर, जिनको हम कह रहे हैं कि जी उनको पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं रखा जा रहा, वो भी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। तो ये बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो लाहौर कलंदर की जीत का अहम, नाकामी का जो है वो अहम मुहर्रिक साबित है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात सही कह रहे हैं, लाहौर की तो हारने की बहुत सारी वजूहात बनी उनको इवेंट से बाहर कराने में, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन की बात अगर करें तो 244 रन की एक बड़ी इनिंग्स उन्होंने खेली। क्या ये सीज़न की बेहतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस कही जा सकती है? और जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया है, हम देख रहे थे कि वो खाता भी नहीं खोल पा रहे थे और इस वक्त जो है वो एक शानदार टीम बनकर उनकी वापसी हुई है। क्या समझते हैं कि फाइनल तक पहुँचने का स्कोप कितना ज़्यादा है हैदराबाद किंग्समैन के पास? हैदराबाद किंग्समैन की टीम फाइनल खेलेगी, अभी ये कहना कबल वक्त होगा, लेकिन मुझे खुशी है कि हैदराबाद किंग्समैन की टीम जिस तरह डूब कर इस टूर्नामेंट में हो रही है। मार्नोस लबुशैन, जिनके बारे में कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक T20 मैच खेले हैं, कि जी वो इस क्रिकेट के प्लेयर नहीं है। लेकिन देखिए, आप लोगों को अपने काम से, अपने फैसलों से, अपनी मेहनत से गलत साबित करते हैं, और हैदराबाद किंग्समैन की टीम इसकी एक जिंदा मिसाल है। वो लाहौर में हार रहे थे, कराची पहुंचकर उनको कराची का मैदान रास आया, कराची का जो पानी है वो रास आया, और उन्होंने ये के बाद दीगरे यहाँ पर कामयाबियां हासिल की। और एक ऐसा मैच जहाँ पर उनको सिर्फ जीत के अलावा बहुत कुछ करना था, वो करने में कामयाब हुए। 108 रन से उन्होंने शिकस्त से दोचार किया रावलपिंडी की उस गिरी हुई टीम को, जो टूर्नामेंट में गिरी हुई थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, उनको उन्होंने हराया, फाइनल आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल की। लेकिन इस टीम के भी बड़े मसाइल हैं। 12 करोड़ में फरोख्त होने वाले साइम अयूब से रन नहीं हो रहे। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो वो आखिरी मैच में ग्लेन मैक्सवेल ने उनका कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में वैसे वो रंग में दिखाई दिए नहीं है। लेकिन इस टीम ने एक टीम एफर्ट का मुजाहरा किया, इस टीम ने कुछ तब्दीलियां की जो वक्त की जरूरत थी, और उसके बाद इस टीम का आखिरी 4 टीमों में आना एक खुशगवार, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग के लिए इजाफा है। बिल्कुल सही। अच्छा, रावलपिंडी की अगर बात की जाए याया भाई, तो बॉलिंग कहाँ उनकी कमज़ोर इतनी हो गई कि स्कोर इतना ज़्यादा बन गया, और फिर हमने ये भी देखा कि 245 रन हदफ के ताकुब में रावलपिंडी की बैटिंग लाइन भी कुछ ना कर सकी। देखिए, बात रावलपिंडी की अगर आप करेंगे तो उनकी इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस इंतहाई नाक़िस, पैथेटिक, और बिल्कुल क्रिकेट के खेल में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। ऐसा लगा कि रावलपिंडी की टीम तो बस इस टूर्नामेंट में दूसरी टीमों को एंटरटेन करने के लिए आई थी, और वो हारते रहे, दूसरे जीतते रहे। आखिरी मैच की जहां तक आप बात कर रहे हैं, जहां पर अगर वो 158 रन करके हार भी जाते तो लाहौर कलंदर को आखिरी 4 टीमों में जगह मिल जाती। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने इंतहाई खराब खेल का मुजाहरा किया, और उनके कप्तान सिर्फ आकर बात करते रहे, आकर मीडिया में सवालों के जवाब देते रहे, लेकिन उनके पास ना तो अपनी कारकर्दगी का कोई जवाब था, ना टीम को लड़ाने के हवाले से उनके पास कोई प्लानिंग थी। तो क्रिकेट का खेल जो है ना, वो ग्राउंड में परफॉर्म करने का नाम। रिजवान को ये बात समझनी चाहिए कि बातें करने से आप नहीं जीतेंगे, काम करने से, परफॉर्म करने से जीतेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर ये यया भाई आप बता सकें कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की जो हम देख रहे थे फ्रेंचाइजीज में, रावलपिंडीज़ ने टीम से डैरल मिचेल को भी फारिग कर दिया, उन्हें भी रिलीज़ कर दिया, फिर अहमद बट को पहले रिलीज़ करने का फैसला किया, उसके बाद दोबारा उन्हें खिला लिया। ये कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है टीम के लिए, रावलपिंडीज़ के लिए, कि अगर जो उनके प्लेयर्स हैं उनको इस तरह से अचानक से फिटनेस के मसाइल का शिकार होकर बाहर करना पड़े? देखिए, रावलपिंडी की टीम तो वेरी फर्स्ट डे से कंट्रोवर्सीज के साथ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। जब 26 मार्च 2026 को टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ, वहाँ नसीम शाह जो 8 करोड़ 65 लाख रुपए में बिके थे,
उन्होंने एक मुतनाज़ा ट्वीट किया जिसके बाद उनको जुर्माने का सामना भी करना पड़ा और फिर वो अनफिट हो गए। उसके बाद इस टूर्नामेंट में रावलपिंडी की टीम आपको कहीं जो है वो नजर नहीं आई, वो सिर्फ हारते रहे। और जहां तक आपने बात की डैरल मिचेल को रिलीज करने की, तो आखिरी मैच उनके लिए किसी हैसियत का हामिल तो था नहीं। वो जीत भी जाते तो कुछ नहीं होता। तो इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। तो ये कंट्रोवर्सीज ही आपके ख्याल में उनकी हार का वजह बन रही हैं या उनकी परफॉर्मेंस भी इस काबिल नहीं है या भाई? देखिए, मोहम्मद रिजवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता रोज नेशनल स्टेडियम में। उन्होंने कहा क्रिकेट नामों से नहीं चलती। तो अब ये बात उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्रिकेट नामों से नहीं चलती, परफॉर्मेंस से चलती है। उस्मान ख्वाजा उनके पास थे, उनके पास जो है वो नसीम शाह थे, मोहम्मद आमिर कल बड़े खराब बॉलिंग उन्होंने की और लोगों ने एक बार फिर उनके ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल उठाया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान सुपर लीग में अपना आखिरी सीजन खेल लिया है। डैरल मिचेल लाहौर कलंदर में थे तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन आप अगर कहें कि इनके पास प्लेयर नहीं थे तो ऐसा नहीं था, इनके पास प्लेयर बहुत अच्छे थे। लेकिन जब आपकी टीम को लड़ाने वाला कप्तानी जो है वो गिरा हुआ हो तो फिर खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकते। दुरुस्त। अच्छा, इसके अलावा आखिरी मैच जो है इस राउंड का, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 विकेटों से हराया है मुल्तान सुल्तान्स को। तो शादाब खान की कप्तानी इनिंग्स को आप समझते हैं कि पहले से बेहतर आ रही है, उसमें बेहतरी आ रही है, प्रेशर हैंडल करने में किसी हद तक वो बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के बाद PSL में 3 ट्रॉफी जीतने वाली दूसरी टीम है। लेकिन एक फर्क है, लाहौर कलंदर ने तीनों ट्रॉफियां जो है अंडर द कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी जीती हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहली ट्रॉफी मिसबाह उल हक की क़यादत में जीती, दूसरी ट्रॉफी जनूबी अफ्रीका के JP डोमनी की कप्तानी में जीते, तीसरी ट्रॉफी शादाब खान की कप्तानी में वो जीते। शादाब खान ने फ्रंट से लीड किया है, उनकी टीम जेल होकर खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समीर महनाज बहुत अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन मुल्तान सुल्तान की टीम की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, रन उन्होंने स्कोरबोर्ड पर अच्छे लगाए थे, लेकिन उनकी खराब फील्डिंग, खराब बॉलिंग उनके पाँव की जंजीर बन गई। लेकिन बहरहाल वो आखिरी 4 टीमों में शामिल हैं और उनके पास एक बेहतरीन मौका है टूर्नामेंट में। अगर पाकिस्तान सुपर लीग में किसी टीम ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, पॉजिटिव क्रिकेट खेली है, लोगों को एंटरटेन किया है, तो नो डाउट अबाउट दैट एस्टन टर्नर की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान वो टीम है जिसके पास स्टीव स्मिथ है, जिसके पास फिलिप जोशी है, जिसके पास साहब रजा फरहान है। तो ये बेहतरीन क्रिकेट खेलने वाली टीम है। ज़बरदस्त। अच्छा यह्या भाई, अगर अभी तक की परफॉर्मेंस को देखा जाए तमाम टीमों की, लाहौर कलंदर्स तो बाहर हो गया, बाकी टीम्स में से आप सबकी परफॉर्मेंस को देखते हुए किस टीम को आप समझते हैं कि वो फाइनल तक पहुंच सकती है और फिर फाइनल का मार्का भी अपने नाम कर सकती है अभी तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए? देखिए, ये कहना थोड़ा कबल वक्त होगा क्योंकि अब 4 बेहतरीन टीमें आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल करने में कामयाब हुई हैं। अब तक 10 मैचों में सिर्फ एक नाकामी का सामना करना पड़ा है पेशावर ज़ल्मी को अंडर द कैप्टनसी बाबर आजम। उनका मुकाबला जो है वो कल नेशनल स्टेडियम कराची में है और अगर वो जीते तो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, हार गए तो फिर उनके पास एक और मौका मौजूद होगा। उनके मसाइल हैं, लेकिन उनके जो कौशल मेंडिस सबसे मेन प्लेयर हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग के अहम मुकाबले में लाहौर कलंदर के खिलाफ विकेट कीपिंग करते हुए जख्मी हो गए थे। तो देखना ये है कि क्या वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। बाकी जहां तक आप बात करती हैं तो इस टूर्नामेंट में बहुत फेयर क्रिकेट खेली है मुल्तान सुल्तान की टीम ने, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत जारहाना क्रिकेट खेली है। अगर मुल्तान सुल्तान की टीम इस टूर्नामेंट में एलिमिनेटर जीतकर सेकंड एलिमिनेटर में जीतने में कामयाब होती है, फाइनल में पहुंचती है, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि मुल्तान सुल्तान एक अच्छी टीम है। लेकिन उनको इस टूर्नामेंट में नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। उनके पॉजिटिव भी हैं, उनके नेगेटिव भी हैं। ज्यादा नाकामी का सामना पेशावर ज़ल्मी को नहीं करना पड़ा है, जो 2017 में डैरन सैमी की क़यादत में गद्दाफी स्टेडियम में चैंपियन बने थे। तो अब देखना यह है कि उनके पास पहली बार बाबर आजम की क़यादत में ट्रॉफी उठाने का एक बेहतरीन मौका है। क्या वो इसको जाने देते हैं या फिर हासिल करते हैं? इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, अभी तक हम बगैर तमाशाइयों के मैच देखते रहे और अधूरा सा एक इवेंट जा रहा था, तो अब आपको लगता है कि वो एक्साइटमेंट एक बार फिर से दोबारा देखी जाएगी? क्रिकेट फैंस के लिए कितनी खुशखबरी है, कितनी अच्छी खबर है कि उन्हें अब इजाज़त होगी स्टेडियम के अंदर भी ये मैच देखने की?
देखिए, बगैर तमाशाइयों के तो क्रिकेट का रंग फीका फीका है। और आप देखिएगा जब फाइनल में लोग आएंगे, जो जिस अंदाज में एंटिसिपेट करेंगे, जो माहौल बनेगा, वो हमने पूरे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में मिस किया। बट इम्पोर्टेंट ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के मुकाबले मुनक्किद होते। अल्लाह तबारक व तआला का करम है, शुक्र है कि अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट हुआ और अब आखिरी 4 मैचों तक ये टूर्नामेंट आ गया है। लोग गुजारिश कर रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कि सिर्फ फाइनल नहीं, एलिमिनेटर और क्वालिफायर में भी लोगों को मैच देखने की इजाजत मिले। फिलहाल तो हुकूमत पाकिस्तान ने फाइनल के लिए लोगों को स्टेडियम आने की इजाजत दी है। लेट्स सी। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि पहला टास्क तो क्रिकेट बोर्ड का, हुकूमत का यही था कि ये PSL अच्छे तरीके से हो, वो हुआ है। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। या भाई एक वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें हम देख रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो बाउलिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी के बेटे बाबर आजम जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और शाहीन शाह अफरीदी के बेटे जो है आलियान वो बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत वैसे तो वीडियो है, बड़े क्यूट लग रहे हैं आलियान भी। समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी अपने बेटे को ट्रेन कर पाए हैं और अभी से उन्होंने उनकी तरबियत जो है वो शुरू कर ली है। तो क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी के बेटे आलियान अफरीदी भी इसी फील्ड में आ रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे? बहुत दूर की आप बात कर रही हैं और अभी इश्क के इम्तिहान बहुत हैं, अभी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ करना है। अभी तो वो बहुत ही छोटे हैं, अभी इस बारे में कुछ कहना कब को। लेकिन बॉलिंग का अंदाज तो देख रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल। एक फास्ट बॉलर का बेटा जिस तरह बॉल कर रहा है तो डेफिनेटली क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, सियासतदान का बेटा सियासत में आता है। तो अगर वो क्रिकेट में आए तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। बट आई थिंक मेरा ख्याल है ये टू अर्ली। थैंक यू सो मच सैयद याया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, हमारे साथ खूबसूरत विजुअल्स आपके साथ हमने शेयर किया है जहां पे आलियार बॉलिंग करवा रहे हैं और बाबर आजम बॉल करवाते करवाते खुद ही घूम गए हैं। लेकिन बहरहाल अपने बच्चों के साथ ये जो लेगेसी है, ये जो एक लगाव है, और वैसे भी पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट लविंग नेशन है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बार फिर से स्टेडियम्स के अंदर चौकों छक्कों की बरसात होगी और तालियां भी गूंजेंगी, सीटी भी बजेगी और फैंस जो हैं इस इवेंट को एंजॉय भी करेंगे। और इसी दौरान ये खूबसूरत विजुअल्स उभर कर सामने आए हैं जहाँ पे नई जो आने वाली जनरेशन है उसे भी ये घुट्टी दी जा रही है। बिल्कुल, एक और पीढ़ी तैयार हो रही है क्रिकेटर बनने के लिए, फास्ट बॉलर बनने के लिए। और हम दुआगो हैं कि ये इवेंट जो है बखैर आफियत पाए तकमील तक पहुँचे और जो फाइनल है उसके अंदर आप जाकर स्टेडियम में इसको एंजॉय कर सके, क्योंकि अब गवर्नमेंट की जानिब से स्टेडियम में जाकर मैच देखने की इजाज़त दे दी गई है। टिकट फ़रोख्त हो रहे हैं, आप भी जल्द से जल्द अपनी टिकट खरीदिए ताकि आप इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अब तो लाइसेंस के लिए किसी पेपर की ज़रूरत नहीं है। आपने गुफ्तगू सुनी है इस्लामाबाद पुलिस की। इस्लामाबाद में लाइसेंसिंग का निज़ाम अब हो गया है जदीद और मुकम्मल तौर पर पेपरलेस, और शहरियों के लिए एक बड़ी सहूलत फराहम कर दी गई है। क्या है वो बताइए। बिल्कुल जी, अब ना फॉर्म भरने का झंझट है, ना फोटो कॉपियों का बोर्ड, सिर्फ शनाख्ती कार्ड के साथ आसान अमल है। और ये इकदाम वक्त की बचत और शहरियों को बेहतर सर्विस देने की जानिब एक अहम कदम है। IG इस्लामाबाद की ज़ेरे निगरानी इस जदीद निज़ाम ने लाइसेंस बनवाना मजीद आसान बना दिया है। हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद वहां पर मौजूद हैं, ये हमारे साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे। जी साकिब सैयद। जी देखें, इस्लामाबाद के शहरियों की तरह इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक ऐसा इकदाम जो है वो किया हुआ है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस था उसको पेपरलेस कर दिया है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह भी कर दिया है। इस वक्त पे हम एक फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं। यहाँ पे जो लाइसेंस बनवाने के लिए शहरी यहाँ पे आए और बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पे आए, अपना लाइसेंस बनवाने के बाद जो है वसूल किया। इससे कबल क्या होता था, इससे कबल शहरी जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आता था, मेडिकल के लिए अलग डॉक्यूमेंट होता था, इसके अलावा ID कार्ड की कॉपी होती थी, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स होते थे। लेकिन अब एक ऐसा इकदाम इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किया गया है और बाकायदा तौर पर एक ID कार्ड आप साथ लेके आ सकते हैं और ID कार्ड लाने के बाद आप लाइसेंस अपना वसूल कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि लोगों का जो कीमती वक्त है उसकी बचत होगी और इसके साथ साथ लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा।
जाएगा और ये काम जो प्रोसेस है जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। चूँकि इस हवाले से हमने जब शहरियों से बात की तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए। उनका कहना है कि इस इकदाम से जो शहरियों का जो टाइम है वो भी बचत होगा, इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स लाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ साकिब सैयद मौजूद थे। शहरी भी इस अमल से बहुत खुश हैं और वो कहते हैं कि इससे हमारे वक्त की बचत भी होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा और उसके गुमने का खदशा भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल पेपरलेस है। तो हम भी मुबारकबाद देना चाहेंगे इस्लामाबाद के शहरियों को इस हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के हवाले से। अब आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि इंसान जनाब हमेशा से अपने मुस्तकबिल को जानने का ख्वाहिशमंद रहा है, कभी किस्मत के नाम पर, कभी सितारों का हिसाब लगवा कर और सितारों की रोशनी में आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, कभी ये जानने की तगदो में रहता है। तो फिर आज हम जानते हैं, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ भी है, तो हमारे सितारे क्या कहते हैं, आपके सितारे क्या कहते हैं। उनसा शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल। उनसा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और कैसा गुजरने वाला है हमारे देखने वालों का हफ्ता? गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप दोनों कैसे हैं? हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके मुंतज़िर थे, आपको देख लिया, अब तो हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो अब हमारे सितारों का हवाल बताइए। जी जी, एरीज से स्टार्ट लेते हैं और ये जो हफ्ता है स्टार्ट हुआ है उसके लिए कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। तो एरीज वालों के लिए अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं, स्पेशली उनके काम, उनके बिजनेस, उनकी जॉब को लेकर कंफ्यूजन्स उनके माइंड में आ सकते हैं। कुछ प्रपोजल्स भी आ सकते हैं, लेकिन शादी के इम्कानात फिलहाल मुझे एरीज वालों के डिले नजर आ रहे हैं। ट्रैवल आपका हो सकता है। सेहत के हवाले से एरीज वालों का ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों की सेहत अपसेट रहती है, एंजाइटी, डिप्रेशन रहता है, तो उनके लिए ये हफ्ता हीलिंग का हफ्ता है, एक पीसफुल हफ्ता मुझे नजर आ रहा है। बस अपने करियर और अपने बिजनेस को लेकर आपको फोकस करना चाहिए। अगर एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके स्टूडेंट हैं कोई, उसको लेकर भी आपको फोकस करना चाहिए। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए हेरोफेंट का कार्ड है, तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता कॉन्ट्रैक्ट, कोई कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज यानी ये शादी के लिए ये टाइम आपका बेस्ट रहेगा। स्पेशली अरेंज मैरिज मुझे टॉरस वालों की नज़र आ रही है। फैमिली टाइम मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है टॉरस वालों का। कोई ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर ये हफ्ता टॉरस वालों के लिए काफ़ी सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, बरकत लेकर आ रहा है, उनके रिस्क में बरकत, उनके काम में बरकत, उनके घर में बरकत। तो ये हफ्ता काफी हैप्पीनेस वाला हफ्ता होगा। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो इमोशनल जॉय को शो करता है, हैप्पीनेस को शो करता है। तो ये हफ्ता जैसे कोई शादी, कोई सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकती है, आपकी अपनी शादी या आपके अपने दोस्त या अपने किसी रिलेटिव की शादी में शिरकत कर सकते हैं। ट्रैवल का हफ्ता भी जेमिनाई वालों के लिए हो सकता है। कम्युनिकेशन का हफ्ता, अगर बातचीत किसी के साथ आपकी बंद है, नाराजगी है, नो कॉन्टैक्ट है, तो दोबारा से आपका उनके साथ जो है वो पैचअप हो सकता है। बिल्कुल, राब्ता बहाल हो सकता है। औलाद की खुशखबरी मिल सकती है और ये हफ्ता आपके लिए सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा रहेगा। फिर कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए जो है किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है। कोई अहम, कोई इंपॉर्टेंट फैसला ले सकता है कैंसर, अपनी जिंदगी से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस हो, उनका जॉब हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो। और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच नजर आ रही है कैंसेरियंस वालों के लिए कि इस वक्त वो अपने इमोशंस पे इतना फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि कोई प्रैक्टिकल, कोई अहम फैसला समझदारी के साथ फैसला करना चाह रहे हैं। तो उनका जो टाइम है वो आगे अच्छा होगा, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा टफ हो सकता है। वो डिसीजन बहुत टफ भी हो सकता है। अब वो ट्रैवल से रिलेटेड भी हो सकता है या आपके जॉब और करियर को लेकर, लेकिन बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं आगे की जिंदगी को लेकर। सही। फिर लियो की बात करते हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल आपका आ सकता है, कोई डायरेक्ट आपको प्रपोज कर सकता है, अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकता है, शादी के लिए कोई ऑफर कर सकता है, शादी की तकरीब में आप शिरकत करने जा सकते हैं, या आपकी अपनी शादी या एंगेजमेंट कोई बात पक्की हो सकती है। फिर यहाँ पे घोड़े का कार्ड है, तो ट्रैवल को भी शो करता है कि किसी सफर पे आप रवाना हो सकते हैं। अब वो बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड कोई ट्रैवल हो सकता है, या फिर लियो वालों के लिए जो है वो जॉब ऑफर हो सकती है, या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू पे भी जा सकते हैं। वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों के लिए भी यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड है। चैरियट जो है वो ट्रैवल को शो करता है। ये हफ्ता काफी
स्ट्रगलिंग वाला हफ्ता Happening भी वाला। होगा, इसमें चैलेंजेस भी होंगे, हैपनिंग भी होगी, लेकिन आपका जो गोल है, जो आपका एम है, जो आपने इरादा किया कि बस ये चीज मुझे चाहिए, तो वो मकसद आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये कार्ड सक्सेस का कार्ड है। उसमें चैलेंजेस भी ओके। आएंगे, उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, चाहे मकसद आप बिजनेस बता हो, रही हैं कि चाहे पूरा होता जॉब हुआ हो। दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, बस मकसद मकासद इंशाल्लाह नेक आप रखने होंगे। इंशाल्लाह। हाँ, मकसद आपका नेक होना चाहिए, लेकिन अगर आपने उस चीज को लेकर सोच लिया और आपने उस पे जो है चैलेंजेस को फेस किया, मेहनत की, तो आपको आपका गोल जो है वो अचीव कर जबरदस्त। जाएंगे। चाहे वो नौकरी का है, शादी करने का है, ठीक पसंद ठीक से ठीक। शादी करना अच्छा चाहते हैं। अच्छा, अगली बारी फिर लिब्रा लिब्रा की की है बात इंसान करते हैं। जी। फूल का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग्स, तो ये हफ्ता आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। कुछ कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, किसी ओके। नई जॉब में जा सकते हैं, कोई न्यू ऑफर हो सकती है, किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, अपना घर चेंज कर सकते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, औलाद की खुशखबरी भी मिल सकती है। बिल्कुल तो ठीक। न्यू बिगनिंग्स यानी कि जो नेक्स्ट। आप प्लान करते थे, तो उसके लिए बिगनिंग हो रही है। ठीक है। स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड है वो है, थोड़े से डिलेज हो सकते हैं, कामों में थोड़ी सही। रुकावटें आ रही हैं, या थोड़ी हर्डल्स हो सकती हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए। तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी आप काम नहीं करेंगे। और फिर सदका खैरात भी कर सेजिटेरियस के दें। लिए सदका खैरात तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तमाम साइंस के लिए सदका आप लाजमी किया करें। यहाँ पे सेजिटेरियस के लिए जो कार्ड है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये भी नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, स्पेशली कहीं नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए ये हफ्ता बेस्ट रहेगा। तो ओके। किसी नए सफर पे अगर आप रवाना हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी जिंदगी में ये हफ्ता स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, कोई ठीक है। खुशखबरी लेकर आ रहा है। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वालों के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स हैप्पीनेस का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, लॉटरी लग सकती है, कहीं से बहुत बड़ा कोई पैसों का फायदा हो सकता है, कोई जैकपॉट आपका लग सकता है, और पसंद की शादी हो सकती है, यानी कि ऐसी शादी जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, और फैमिली बढ़ सकती है इनकी कैप्रिकॉन ठीक हो वालों गया। की। एक्वेरियस की बात करते हैं, टेम्परेंस का कार्ड है, तो एक्वेरियस वालों के लिए हफ्ता काफी बैलेंस रहेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें जो इनकम्प्लीट रह गई थी वो इस हफ्ते आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और बहुत पेशेंस के साथ चलें, ठहराव के साथ चलें। स्पाइसेस क्या कहता जल्दबाजी है आपने उनसा, किसी क्योंकि काम में टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्पाइसेस वालों के लिए पैसों को लेके एहतियात करें। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, घर ले रहे हैं या शादी कर रहे हैं, तो सोच समझ के फैसला करें। बिल्कुल ठीक। बहुत Thank शुक्रिया you so much. अंशिशा, आप हमारे साथ मौजूद थी और बहुत ही अच्छे से आप सितारों के बारे में बताया। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त क्योंकि कमी भी है तो अपने अगले टॉपिक की जानिब आएंगे। नाज़रीन, कामयाबी, तरक्की, तारीफ़, ये सब कुछ होने के बावजूद अगर इंसान के अंदर से एक आवाज़ मुसलसल आ रही हो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि नफ्सियाती कैफियत है जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहा जाता है। यानी कि ये वो कैफियत है जहाँ इंसान अपनी कामयाबियों को तस्लीम करने की बजाय उन्हें किस्मत, इत्तफाक या दूसरों की मेहरबानी समझता है। अपनी खुद ही मतलब अपने अंदर की जो एक सलाहियत है उस पर यकीन नहीं करता जी हाँ। और इसका क्रेडिट दूसरों को देना शुरू कर देता है। बिल्कुल, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? माइंड साइंसेज एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर मुइज़ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपको वेलकम कहेंगे डॉक्टर मुइज़। अब आपके ख्याल में ये फीलिंग कोई बाय बर्थ इंसान के अंदर होती है, इर्द गिर्द के माहौल से वो अडॉप्ट करता है कि वो ख़ुद पे एतबार ना करे, और अब अगर वो किसी चीज़ में कामयाब हो भी जाए तो उसका क्रेडिट किसी और को देने की कोशिश करे, तो ये क्या फीलिंग है, इसकी क्या वजूहात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आई होप हमारे मुल्क के लोग ये सेशन ज़रूर देखें। देखिए, ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि इनफैक्ट हम सब कहीं ना कहीं एक मास्क लगा के अपनी ज़िंदगी में जीते हैं। हम घर में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं, और इसकी वजह कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम नहीं है, मगर जिसको आप इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं, वो बेसिकली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसकी दो रीजंस होती है। एक तो जेनेटिकली माँ या बाप से आती है। अगर माँ ने दुनिया को खुश करने की कोशिश की है, अगर माँ प्लीजर रही है, हर एक को प्लीज कर रही है, तो वो बच्चे के अंदर वो चीज आती है। दूसरा, घर का माहौल और एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा एक रोल अदा करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखिए, हम ये समझते हैं वैसे तो मुसलमान के, जब हम जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल करते हैं तो हम कहते हैं कि जी मेहनत तो मैंने की, अजर मुझे रब ने दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें
इंसान की जात में वो कमी नहीं पैदा होती जिसका हम अभी जिक्र कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर कोई नुकसान होता है, नाकाम होते, तो हम कहते हैं कि भाई मैंने अपनी कोशिश की, जो रब की मर्जी, हो सकता है आगे मुझे वो अता कर दे, आगे मैं कामयाब हो जाऊं। मगर यहाँ जो लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो अनरियलिस्टिक गोल्स, वो बड़े डिफिकल्ट गोल्स अपनी जिंदगी में करते हैं और उसके बाद उसको अचीव नहीं कर सकते। जब अचीव नहीं कर सकते तो उनके अंदर एक कांस्टेंट एंजाइटी पैदा होती है और उनको ये होता है कि लोग ये समझेंगे कि जी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं ये काम कर सकूं, और वो लोगों की नजर के अपने आप को ये समझते कि लोग मुझे बेकार समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, अनअचीवर समझेंगे। अच्छा, तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वो लक का बड़ा सहारा देते हैं कि जी अगर एक चीज हो गई, मेरा लक था, नहीं भी नाकाम हुए, अरे लक नहीं था, टाइमिंग गलत थी, मैं सही कर नहीं सका। दूसरा, जब उनको कोई तारीफ करता है तो उनको प्रॉब्लम होती है तारीफ से, बिकॉज वो समझते हैं कि वो डिजर्व नहीं करते। तो ये एक एहसास है कम तरी की, एक अजीब और गरीब मैनिफेस्टेशन होती है लोगों के अंदर, और ये इंसान को कामयाब होने के बावजूद इंटरनली उसको नाकाम करती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बड़ी प्रोफेसर साहब आपने गहरी बातें की हैं। अब इसके दरमियान बड़ी ही बारीक सी लाइन भी है कि एक तो खुद एतमादी का होना और एक फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना कि आप सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ या सब कुछ मेरी ही वजह से है। अल्लाह की बजाय अपने आप को ही हर चीज़ का वो सेहरा पहना देना, क्रेडिट पहना देना कि ये सब कुछ तो मेरी ही वजह से था। दूसरों की कामयाबी का सेहरा भी खुद पर ले लेना कि ये सब कुछ मैंने किया है या मैंने उसको कामयाब करवाया है। और दूसरा जो कि अपना भी क्रेडिट खुद नहीं लेना चाहते और वो कहते हैं कि किस्मत में शायद ये था या दूसरों की मेहरबानी की वजह से ये मुझे मिल गया। तो अब ऐसे लोगों को क्या ऐसी फीलिंग से या इस जहनी कैफियत से बाहर निकाला जा सकता है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि या तो बचपन का कोई ट्रॉमा या फिर पेरेंट्स से उसे ये चाइल्डहुड में मिल गया, पेरेंट्स जिस तरह से करते आए हैं दूसरों को खुश करने के लिए, शायद वो चीज़ बच्चे ने अडॉप्ट कर ली है। तो अब इस कैफियत को किसी भी इंसान के अंदर से ख़त्म कैसे किया जा सकता है कि वो खुद पर इन्हिसार करे या खुद को भी माने, तस्लीम करे कि वो कुछ कर सकता है, कामयाबी की सीढ़ियाँ उसने खुद भी चढ़ी हैं? देखिए, हम दो पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। एक करते हैं नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी, जो ये समझते हैं कि सब कुछ मैंने किया, मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूँ, वो एक अलग पर्सनैलिटी है। दूसरी तरफ हम एक बात कर रहे हैं ये पर्सनैलिटी की जिसमें ये सिंड्रोम होता है। एक चीज याद रहे कि इंसान जब ट्रायल से गुजरता है, जब तकलीफों से गुजरता है, नाकामियों से गुजरता है, तो तभी वो कामयाब होता है ना। बिकॉज एवरी फेलियर इज बेसिकली अ फीडबैक। वो आपको सिखाता है कि आपने गलत किया, अब इसको सही तरीके से करें। अब ऐसे लोगों को चूंकि कॉन्फिडेंस की एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है, और वो भी बेसिकली कहते हैं कि वो भी एक एहसास से कमतरी होती है जिसको छुपाने के लिए बंदा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। और यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी, इज्जत नफ्स मजरू होना, सेल्फ एस्टीम लो होना, ये तमाम चीजें शामिल होती हैं इन लोगों में। तो उसका डेफिनेटली इलाज मुमकिन है, थेरेपी मुमकिन है, साइकोथेरेपी की जाती है, हिप्नोथेरेपी की जाती है, एनएलपी की टेक्निक सब, तो बंदा ठीक हो सकता है। मगर मसला ये कि ऐसे लोग आते नहीं है थेरेपी में। सबसे बड़ा मसला है कि लोग पता चल जाएगा, लोग समझेंगे मैं पागल हूँ, मैं मतलब बड़ा मसला होता है। लोग साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते, जबकि अच्छी खासी जहनी अमराज होते हैं वो साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाते। डिप्रेशन के पेशेंट को आप कहें कि डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, कहते हैं वो दवाई देंगे, नींद आएगी। भाई नींद इसलिए आएगी कि आपके जहन में जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल आएंगे। लेकिन लोग अगेन दुनिया क्या कहेगी, ये सबसे बड़ा मसला है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी तो है डॉक्टर साहब कि उसकी निशानदही भी हो जाए। वो अलामात क्या हैं जिससे कोई खुद को पहचान सके या किसी अपने प्यारे अजीज़ को पहचान सके कि इसमें ये स्पेसिफिक इम्पोस्टर सिंड्रोम पाया जाता है? ठीक है, देखिए, पहली चीज तो ये है कि वो जब कोई चीज अचीव करता है तो एक तो होता है कि इंसान आजिजी और इंकिसारी की वजह से कहता है यार मेरा कोई कमाल नहीं, रब ने। अगर वो कहता है कि रब ने दिया है तो ठीक है, मगर वो ये बार बार कहे कि नहीं यार बस हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे तो यकीन नहीं था कि होगा। या फिर वो बार बार लोगों को प्लीज करने की कोशिश करता है, अपने बॉसेस को प्लीज करता है, या फिर वो जो है वो एंजाइटी या खौफ में रहता है, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। ये वो सिम्टम्स है या वो साइंस है जिससे पता चले कि ये शख्स जो है ये इस इम्पोस्टर सिंड्रोम में मुब्तला है। तो याद रहे, आम जनता या आम पब्लिक जो है वो इम्पोस्टर हम सब कहीं ना कहीं किसी हद तक है ना। हम बाहर कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम घर में भी होती है, बाहर भी होती है। तो इससे आप इंडिकेशंस मिल जाती है। अच्छा, इससे कोई खतरा है, इससे कोई अपनी जात को या अपने इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं, आपके प्यारे हैं, आपकी फैमिली है, इस आदत से कोई उनको खतरा है या इसको एक पॉजिटिव सिंड्रोम ही कंसीडर किया जाए? देखिए, लोगों को तो खतरा नहीं है, लेकिन जो
जिसको ये प्रॉब्लम है उसकी जात के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होते होते इवेंचुअली जब एज जरा ऊपर जाती है तो नफ्सियाती प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन हो सकता है, क्रॉनिक एंजाइटी हो सकती है, उसको बहुत ज्यादा माइंड डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, अपने गोल से ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगी, तो उसको प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा जिसमें ये सिंड्रोम है। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा, हमारे पास सोशल मीडिया स्टार्स, माहिर नफ्सियात ऐसे बहुत सारे मौजूद हैं जिनको खुद डॉक्टर की ज़रूरत है, थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, उनका क्या किया जाए? अब बहुत सारे लोग उनसे भी रुजू करते होंगे अपनी थेरेपी के लिए, उनका क्या किया जाए? देखिए जी, बात यह है कि इंसान जब तक रियलाइज ना करे कि मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उसको दुनिया का कोई शख्स हेल्प नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि अल्लाह भी हेल्प नहीं करता अगर अल्लाह से आप हेल्प ना मांगो तो। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, खुद आगही जिसे कहते हैं, जात की आगही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। दीन में भी ये चीज बड़ी है कि जी आप गौर व फिक्र करें, सोच विचार करें। इंसान पूरी दुनिया के बारे में जानता है, उसको पता है पड़ोसी में क्या हो रहा है, उसके बॉस के लाइफ में क्या है, उसके कुलीग के लाइफ में क्या है, अपनी लाइफ में और उसकी जात में क्या है उसे आज तक नहीं पता चला, बिकॉज ये आंखें बाहर की तरफ देखती है, अंदर की तरफ नहीं देखती। तो सूफिया कराम वगैरह मेडिटेशन के लोग पहली चीजें सिखाते हैं कि दुनिया से अपने सेंसेस को कट करके अपनी जात में जाओ और देखो कि तुम्हारे में क्या खामी, तुम्हारे में क्या खराबी है, क्या कोताही है, ताकि तुम उसे ठीक कर सको। बिल्कुल, अपने अंदर झांकने का ये अमल जो है ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अपने अंदर की खामियां और ख़राबियां नज़र आ सकें, कहाँ कहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, ताकि फिर उसके बाद डॉक्टर से रजू किया जा सके। हमारे नफ्सियात से बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर डॉक्टर मोइज़ हुसैन साहब, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट। अब आगे बढ़ते हैं जनाब और आपको बताएंगे फिल्म माइकल आई बॉक्स ऑफिस पर छाई है, रिकॉर्ड कमाई है और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की ज़िंदगी पर मबनी ये फिल्म जिसने धूम मचा दी है और फिल्म ने पहले 24 घंटे में रिकॉर्ड बिजनेस किया है, जिसके बाद सब हैरान हो चुके हैं क्योंकि फिल्म ने एक ही दिन में तकरीबन कोई $44 मिलियन का बिजनेस जुनेद कर लिया है। बिल्कुल, फिल्म 3 दिनों में 90 मिलियन का हिस्सा भी अबूर कर चुकी है, जो किसी भी म्यूजिकल बायोपिक के लिए एक तारीखी संग मील है। शानदार ओपनिंग हुई और इसके साथ ही माइकल ने ओपनहाइमर, ड्यून 2 और माइकल जैक्सन की ही साबका दस्तावेजी जो फिल्म थी उनका भी रिकॉर्ड तोड़ा है और वो फिल्म थी दिस इज इट। और इसको पीछे छोड़ते हुए अब ये एक और नया संग मील अबूर कर रही है। तो हमारी बेस्ट विशेस इसके बनाने वालों के लिए। माइकल जैक्सन वैसे भी एक लेजेंड हैं, एक दौर का नाम है, और जिस वक्त हम अपना होश संभाल रहे थे, यानी कि बचपन से जमाने की तरफ आ रहे थे, तो उनके गाने उस वक्त बहुत ही मकबूल थे। बिल्कुल, और जो नेफ्यू हैं माइकल जैक्सन के, उन्होंने जिस तरह से ये किरदार निभाया है, काफ़ी रिजेम्बलेंस शानदार, बिल्कुल बहुत रिजेम्बलेंस भी है और बड़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये किरदार निभाया है। आइए आपको ट्रेलर दिखाते हैं और ये ट्रेलर देखिए, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि आप माइकल जैक्सन को दोबारा देख रहे हैं। और ये देखें जनाब, एक बार फिर से माइकल जैक्सन आपको पर्दा स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और ये बेसिकली उनके नेफ्यू हैं जिनको बड़ा ही करीब तरीन रिजेम्बलेंस होने की वजह से इस किरदार के लिए चुना गया था, जो कि उन्होंने बखूबी निभाया है। बहुत सारे कहने वाले ये भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा अच्छे से किरदार निभाया जा सकता था या उनकी रिजेम्बलेंस जो है वो ज़्यादा क्लोज तरीन की जा सकती थी, कुछ मेकअप से, कुछ आर्टिस्टिक आर्ट यूज़ करते हुए, लेकिन अभी भी ये बहुत करीब तरीन। और जो लोगों का फीडबैक है वो ये साबित कर रहा है कि उन्होंने इस काम को पसंद किया है, इस किरदार को पसंद किया है। एक बार फिर से इस मूवी के ज़रिए माइकल जैक्सन की यादें ताज़ा करने में कामयाब हो सके हैं। बिल्कुल जी, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, तो हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।